हेलो फ्रेंड्स। तो एमएसयू में सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है और 11th को फर्स्ट पेपर शेड्यूल्ड है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। तो आज हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन का यूनिट 1 समझने जा रहे हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ जीएसटी का एक कंसेप्ट इंडिया में किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है और किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। अगर इसी तरह के वीडियोस आपको और देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। तो टैक्सेशन का बैकग्राउंड इंडिया में किस तरह से है वो समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 246 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो कुछ मैटर्स पे टैक्सेशन लॉज बना सके। तो यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे मैटर्स दिए गए हैं जिन पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर्स दिए गए हैं जहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें ऐसे मैटर्स है जहां पे स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो एक बैकग्राउंड समझ लिया हमने। अब इंडिया में हमारे दो तरह के टैक्स चलते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों को कंपेरेटिव में समझते हैं हम। फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है या किसी की वेल्थ पे लगता है या किसी के प्रॉफिट पे लगता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, या गुड्स या सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पेयर यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा है, वो किसी इंटरमीडियरी के थ्रू पेमेंट करता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स के मेन एग्जांपल्स हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के कस्टम्स है, जीएसटी है, एक्साइज है, वेट है, ये इसके एग्जांपल्स है। अब डायरेक्ट टैक्स में इविजन ज्यादा होता है, इविजन मतलब टैक्स की चोरी ज्यादा होती है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में कंपेरेटिवली कम होता है क्योंकि इसका एक मैकेनिज्म पूरा बनाया गया है अच्छी तरह से। अब ये जैसे इसमें टैक्स चोरी ज्यादा होती है तो कलेक्शन उसका डिफिकल्ट है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो कलेक्शन है बहुत ईजी है क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं लिया जा रहा है, वो किसी पार्टीज या इंटरमीडिएट से लिया जा रहा है, तो इजीली कलेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे टैक्स पेयर और अनसेसी दोनों सेम पर्सन है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ये दोनों सेम पर्सन नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर है वही टैक्स पे करे, टैक्स कोई और पे करता है बट बॉन्ड कोई और करता है। यहाँ पे टैक्स पेयर जो है बहुत कम मात्रा में है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेमेंट तो कर ही रहा है। अब डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, आपका टैक्स का जो रेट है या आपको लगने वाला जो टैक्स है वो बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है कि आपकी इनकम कितनी भी हो, आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हर एक के लिए सेम टैक्स रेट होता है यहाँ पे। तो हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपेरेटिव स्टडी कर लिया है। अब समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही है। आप सुनते होंगे कि 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का ऐसा जीएसटी का कलेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी रेवेन्यू गवर्नमेंट की जीएसटी या कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी जो इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट्स है उसमें ही आता है। इसका कलेक्शन कॉस्ट भी कम है, इजीली कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे टैक्स की चोरी भी कम होती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को करने के लिए जीएसटी एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं किस तरह से कि कस्टम ड्यूटी जो होती है वो बढ़ा देते हैं अगर, तो जो लोकल इंडस्ट्री है उसको फायदा होता है क्योंकि फॉरेन से आने वाली चीजें महंगी हो जाएगी, तो यहाँ की जो लोकल बनी हुई चीजें वो लोग ज्यादा परचेस करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरह से आप रेगुलेट कर पाओगे। गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, टैक्स को ऊपर नीचे करके इंटरनेशनल ट्रेड को भी रेगुलेट कर पाएगी। अब यहाँ पे टैक्स पेयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, जो छोटा पर्सन है, वो इसको बोन कर रहा है, तो उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देखा जाता। ये एकदम इजी और सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग होता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू, सेल्स प्राइस पे जीएसटी लगाना होता है या सेल्स प्राइस पे या परचेस प्राइस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो एकदम इजी वे में कैलकुलेट हो जाता है और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी एकदम इजी वे में है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रिग्रेसिव नेचर का है, मतलब ये हर एक के लिए एक है, कोई अमीर है या गरीब है वो भेदभाव यहाँ पे नहीं है। हर एक पर्सन को इक्वल जीएसटी या इक्वल कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स जैसा यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाती है। अब कोई चीज महंगी हो गई तो उसकी डिमांड ऑब्वियस है, उसकी थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी इस वजह से। लोकल इंडस्ट्रीज, उनको बचाना जरूरी है बट वो इनएफिशिएंट है, तो एक कंपटीशन का जो माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाता।
क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेड चीजें हैं उस पर ज्यादा टैक्स होने की वजह से वो महंगी होगी, बट इनएफिशिएंट लोकल इंडस्ट्रीज क्या करेगी, वो सस्ते भाव में उस चीज को बेच पाएगी। तो एक कंपटीशन यहाँ पे इससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। दूसरी चीज, पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। आप कभी भी बजट देखोगे तो उसमें इनकम टैक्स के रेट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बट कभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर जो छोटा है वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए क्या है, उसको इग्नोरेंस दिया जाता है। अब ज्यादा टैक्स होने की वजह से लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, टैक्स इवेजन की कोशिश करते हैं, स्मगलिंग और ये सारी चीजें होती है। अभी कुछ दिनों पहले हार्दिक पंड्या शायद यूएई से आ रहा था, तो उसने क्या किया था, कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए वहां से घड़ी खुद पहन के आ गया था। तो करोड़ 2 करोड़ की घड़ियां थी, तो वहां पे उसको पकड़ा गया था। तो इस तरह से लोग टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, स्मगलिंग पे आ जाते हैं। अब जीएसटी के बारे में समझते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पूरे वर्ल्ड में 160 से ज्यादा कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है एज ए इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब फ्रांस ने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था 1954 में। आज 160 से ज्यादा कंट्रीज इसको फॉलो कर रही है। इंडिया में भी केलकर टास्क कमेटी जो थी, उन्होंने स्ट्रांगली रेकमेंड किया था कि इंडिया शुड गो फॉर जीएसटी 2004 में। बट धीरे धीरे उसका बनता रहा, सब कागज बनते रहे, लॉज बनते रहे, और अल्टीमेटली फाइनलाइज हुआ। और 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जो हमारे एग्जिस्टिंग वेट लॉज थे, एक्साइज लॉज थे, सर्विस टैक्स लॉज थे, इन सबको मर्ज करके एक जीएसटी, एक सिंगल टैक्स बना दिया गया। जीएसटी को पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए और पूरा उस तरह उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई। आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको एम्पावर किया गया है। अब यहाँ पे जो चेयरमैन है वो कौन होगा, तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, अभी जो निर्मला सीतारमन जी है वो चेयरपर्सन होंगे। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं फाइनेंस के, अनुराग ठाकुर जो है, वो इसके मेंबर होंगे। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस के मंत्री होंगे, जो भी फाइनेंस के मिनिस्टर होंगे, रेवेन्यू और फाइनेंस के, वो भी इसके मेंबर्स होंगे। और यहाँ पे ये सब मिलके एक वाइस चेयरमैन को भी कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। ये सब मिलके पूरे जीएसटी काउंसिल को गवर्न करेंगे। तो इंडिया में जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब जिस जैसे जैसे प्रॉफिट ऐड होता जाता है, वैसे वैसे जीएसटी भी उस पर ऐड होता जाता है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, मतलब मैंने कोई चीज परचेज की है, उस पर मैंने कोई जीएसटी का पेमेंट किया है, तो आगे अगर मैं सेल करने वाला हूँ तो वो जो ऑलरेडी मैंने टैक्स पेमेंट किया है वो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो पेमेंट करना होगा उसमें से पहले मुझे जो परचेज की जो कॉस्ट थी उसमें जो टैक्स एडेड था वो मैं डिडक्ट कर दूंगा, और बैलेंस एक्स्ट्रा जो मैंने अर्न किया है टैक्स, उस पे ही मेरे को पे करना होगा। अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है वही टैक्स को बोन करने वाला है। यहाँ पे जो डबल टैक्सेशन हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, वेट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लग गई, उसके ऊपर वेट लग रहा था, मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, क्योंकि वेट एंड एक्साइज दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट होती थी वो यहाँ पे मिटिगेट हो गई। तो इसके बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो पूरे इंडिया में हर जगह टैक्स का रेट सेम होने की वजह से पूरे इंडिया में हर जगह जो भी सर्विसेज है या गुड्स के, सबके रेट सेम हो सकते हैं। तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया है। जो डबल टैक्सेशन हो रहा था, जो टैक्स पे टैक्स लग रहा था, वो सारी चीजें एलिमिनेट हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बूस्ट मिला है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग बना है, और क्योंकि जीएसटी के आप रेवेन्यूज देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गए एज कम्पेयर टू अर्लियर मैकेनिज्म। तो आज जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और एकदम स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन गया है। तो इंडिया में जो जीएसटी है वो ड्यूअल कंसेप्ट पे है, क्योंकि पहले क्या था, वेट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम थी, और एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस से सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम थी। अब यहाँ पे नया जीएसटी आया, तो दोनों में इनकम का बंटवारा कैसे हो, तो उसके लिए इन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया, ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होगा, स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलके एक साथ टैक्स को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 टैक्स बनाए गए हैं, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब यहाँ पे विद इन द स्टेट अगर सप्लाई हो रही है तो आधा टैक्स चार्ज करेगा गवर्नमेंट सेंट्रल, और आधा टैक्स चार्ज करेगा स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी साइमल्टेनियसली चार्ज होगा, और आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यहीं पे अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सामान जा रहा है तो अब जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहां पे चीज का कंजम्पशन होगा वहां पे टैक्स लगेगा। तब जो पर्सन, जो स्टेट सप्लाई कर रहा है, वो क्या करेगा, वो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आधा उसका हिस्सा रख लेगा, और आधा हिस्सा जो भी डेस्टिनेशन स्टेट है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो एक्ट क्या बनाए गए हैं, यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट है और स्टेट वाइज एसजीएसटी एक्ट है।
तो जहां पे पूरी की पूरी चीजें दी गई है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किस तरह से, तो पूरे वर्ल्ड में एक कंसेप्ट चलता है HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सप्लाई है या कोई भी पर्टिकुलर सर्विस है, गुड्स है, उसका एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है। अगर आप वो कोड कहीं पे भी यूज करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से गुड्स की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे अडोप्ट किया गया है। तो कोई भी पर्सन कोई भी सप्लाई को या कोई भी गुड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, HSN कोड या SSC कोड के बेस पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको आगे आने वाले कंसेप्ट में काम आने वाली है, तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कब आपको टैक्स लगेगा, कहाँ पे आप काम कर रहे हो तो टैक्स लगने वाला है। तो टैक्सेबल टेरिटरी जो है वो पूरा का पूरा इंडिया है, होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब तो स्टेट बन गए और यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो पूरा का पूरा इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब इंडिया की जो सीमा खत्म होती है वहां से समुद्र जब शुरू होता है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स गिने जाते हैं। तो वो टेरिटोरियल वाटर्स, उसके नीचे की जमीन, उसके आसमान की जमीन, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं उसको इंडियन टेरिटरी, इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी में गिना जाएगा। और यहाँ पे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है या गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो उस पर GST लागू होगा। अब टैक्सेबल सप्लाई क्या है, मतलब कब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो स्पेसिफाई किया गया है। शेड्यूल 3 एक दिया गया है जिसमें नेगेटिव लिस्ट दी गई है कि इन चीजों पे टैक्स नहीं लगने वाला। उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी गुड्स हैं, उनके सप्लाई पे GST लागू होगा। गुड्स की डेफिनेशन क्या है, तो गुड्स में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब पैसा, बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर, ये सब नहीं आएंगे। बट यहाँ पे जो उगे हुए गुड्स हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स और अटैच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये सारी की सारी चीज इंक्लूड की जाएगी। अब सर्विस की डेफिनेशन में क्या है, तो सर्विसेज की डेफिनेशन में कोई भी सर्विस अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बराबर। बट मनी के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, मनी एक्सचेंज कर रहे हो आप, कन्वर्ट कर रहे हो, मनी को किसी को पे करवा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बैंकिंग सर्विसेज, फॉरेक्स सर्विसेज, वो सब सर्विस में इंक्लूड होगा। तीसरी चीज, मैन्युफैक्चर किसको बोला गया है, तो मैन्युफैक्चर में किसी भी रॉ मटेरियल या इनपुट को यूज करके या प्रोसेस करके किसी नई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी या डिस्टिंक्ट नेम के साथ किसी प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में दिया गया है। अब पर्सन की डेफिनेशन क्या है, मतलब यहाँ पे इस एक्ट के लिए पर्सन कौन होगा, तो इंडिविजुअल, HOF, कंपनी, फर्म, LLP, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सब पर्सन माने गए हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी पर्सन की। अब उस पर्सन में से कौन सा पर्सन टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या दी गई है कि टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, मतलब ऐसे पर्सन जो भी रजिस्टर्ड है उनको टैक्सेबल पर्सन किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे पर्सन जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। अब कौन से पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे एक टर्नओवर की लिमिट स्पेसिफाई की गई एक्ट में, 20 से 40 लाख के बीच में वो वेरी करती है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 40 लाख है। तो स्पेसिफाइड लिमिट से अगर आपका टर्नओवर ऊपर जा रहा है तो आपको टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आप टैक्सेबल पर्सन इस तरह से बन जाओगे। अब कुछ पर्सन है जिनको कंपलसरीली, भले ही उनका टर्नओवर अचीव नहीं हो रहा है फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे पर्सन कौन कौन से हैं, तो नॉन रेसिडेंट, कैजुअल पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही आपका स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर टर्नओवर नहीं जा रहा है। ऐसे पर्सन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है, हम आगे बढ़ेंगे, उसमें सप्लाई के रिसिपिएंट है तो भी उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जैसे कि जोमेटो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इनको भी GST का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं जिनको कंपलसरीली GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा भले ही उनकी लिमिट अचीव नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमने टैक्सेबल पर्सन के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ डेफिनेशन है सप्लायर्स और रिसिपिएंट की। सप्लायर्स कौन माना जाएगा, तो जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है इंक्लूडिंग एजेंट, इनको सप्लायर्स माना जाएगा। रिसिपिएंट किसको माना जाएगा, तो जो भी पर्सन गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, भले वो कंसिडरेशन खुद पे कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी पे कर रही है, उसको रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज या गुड्स माना जाएगा। अब टैक्सेबल इवेंट के बारे में समझते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमको टैक्स का लायबिलिटी बनती है। तो जो सप्लाई है इसको सबसे मेन सेंटर में दिया गया है। जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है तो आपका टैक्सेबल इवेंट अकर हो जाता है, यहाँ पे आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी बन जाती है अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो। अभी हमने पढ़ा कि
सप्लाई जो है वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मेन पॉइंट है, मतलब जहां पे सप्लाई होगी वहां पे टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि सप्लाई कब मानी जाएगी। तो सप्लाई हमेशा गुड्स और सर्विसेज की होगी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से। दूसरी चीज, इसके लिए हमेशा कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब फ्री में नहीं होना चाहिए, कोई भी कंसिडरेशन इन द मनी टर्म्स या फिर काइंड में, पर कंसिडरेशन होना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन सप्लाई रिसीव कर रहा है, गुड्स ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है, वही पे करे। कोई थर्ड पर्सन भी पे कर रहा है तो भी उसको कंसिडरेशन ही माना जाएगा। बट ये जो सप्लाई है वो हमेशा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। दूसरी चीज, ये टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है तभी उसको सप्लाई माना जाएगा, तभी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सप्लाई किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन को भी आप कर सकते हो, बट अगर आप खुद टैक्सेबल पर्सन हो तभी उसको सप्लाई माना जाएगा। दूसरी चीज, एक नॉन टैक्सेबल पर्सन दूसरे नॉन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब डिपॉजिट कभी कभी मिलती है हमको, हमको कंसिडरेशन नहीं मिला है बट उसको डिपॉजिट मिला है, वो हम वापस करने वाले हैं, रिटर्नेबल डिपॉजिट, तो उसको कभी भी सप्लाई का कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बार्टर्स और एक्सचेंजेस, मतलब मैंने शेयर्स लिए हैं उसके बदले में मैंने कोई असेट ली, तो उसको भी एक्सचेंज माना जाएगा, उसको भी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। कोई लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, लीज पे कुछ दे रहा हूँ, कोई रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो उस पर भी जीएसटी लागू पड़ेगा। बट पर्सनल कंजम्पशन के लिए मैं कुछ चीज घर पे ले जा रहा हूँ तो वहां पे जीएसटी लागू नहीं पड़ेगा। मैं खुद के कंजम्पशन के लिए, मेरी कंपनी या मेरे फर्म में खुद के कंजम्पशन के लिए कोई चीज ले रहा हूँ तो वहां पे मुझे जीएसटी लागू नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड मुझे उसकी आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो रिवर्स करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 शेड्यूल दिए गए हैं जीएसटी एक्ट में। शेड्यूल 1 जो क्या बताता है, कुछ सप्लाईज जो हमेशा डीम्ड मानी जाएगी कि वो सप्लाईज है। शेड्यूल 2 जहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई है कि इनको भी सप्लाई माना जाएगा। एंड शेड्यूल 3 जो नेगेटिव लिस्ट की तरह समझा जाता है, जहाँ पे कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई है कि यहाँ पे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं शेड्यूल 1 को, जिसमें डीम्ड सप्लाई के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, मतलब मैं बिजनेस में कोई असेट यूज कर रहा हूँ उसको मैं सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है, और जब भी मैंने उसको परचेज किया था उसके बिल में जो भी जीएसटी या फिर पुराने टैक्स रिजिम के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी या वेट, उसका मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लिया होगा तो उस चीज को बेचने पर उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पर मेरे को जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। उसके लिए पूरी अलग कैलकुलेशन होती है बट इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। दूसरी चीज, रिलेटेड पर्सन, मतलब मेरे जो भी रिलेटेड पार्टी है उनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ या मेरी खुद की ब्रांच किसी और स्टेट में है या किसी फॉरेन में है, उनके बीच कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको भी सप्लाई ही माना जाएगा। बट मैं मेरे एम्प्लॉयज को, मतलब एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉयज को 50,000 तक की गिफ्ट दे सकता है जिसपे कभी भी जीएसटी लागू नहीं होगा। बट जैसे ही वो 50,000 की लिमिट से ऊपर गया तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरी चीज, प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड सेल कर रहा है और रिवर्स ट्रांजेक्शन भी हो रहा है तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। तो प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, एजेंट प्रिंसिपल को वापस सप्लाई कर रहा है तो उसको हमेशा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज, आपने इंपोर्ट की है, आपके रिलेटेड पर्सन जो फॉरेन में, आपकी फॉरेन में सब्सिडरी है और वहां से आपने कोई चीज इंपोर्ट की है, सर्विसेज की या गुड्स की, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दो आप रिलेटेड पार्टी हो फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब पढ़ते हैं शेड्यूल 3 जिसको नेगेटिव लिस्ट भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड चीजें हैं उनमें कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है कि यहाँ पे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जब फर्स्ट है सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, मतलब कोई एम्प्लॉय है उसके एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, मतलब क्या है, अब मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं सर्विस ही दे रहा हूँ, तो उसको कभी भी अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती है, लोकल अथॉरिटीज होती है, उनके जो भी चेयरपर्सन है या मेंबर है या डायरेक्टर है, उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उसको भी कभी भी जीएसटी के पर्व्यू में नहीं लिया जाएगा। तीसरी चीज, एमपी एमएलए मेंबर्स ऑफ पंचायत म्यूनिसिपालिटी के मेंबर्स, तो ये सारी सारी पोस्ट जो है उस पोस्ट पे वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कंसिडरेशन मिल रहा है पर उनको कभी भी सर्विस नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। चौथी चीज, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब कैसी हो गई, प्रेसिडेंट की हो गई, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारी की सारी पोस्ट ऐसी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कहीं के जज, इन जो भी सर्विसेज है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो भी है वो सर्विसेज भी सप्लाई के परव्यू में नहीं आती है, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सर्विसेज ही दे रहे हैं। इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया, तो ऐसे जो भी ट्रिब्यूनल है, जो भी कोर्ट है, उनकी जो भी सर्विसेज है उस पर जीएसटी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेगेटिव लिस्ट में और क्या है, फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी, मतलब जो भी मरने के रिलेटेड, कोई आदमी मर जाता है उसके बाद में जो भी सर्विसेज उस पे उसको प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसको दफनाने की या उसको जो भी उसका दाह संस्कार करते हैं, तो ये सारी सर्विसेज भी जीएसटी के पर्व्यू के बाहर है। यहाँ पे कभी भी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एम्बुलेंस लेके जा रही किसी पर्सन को उसके डेथ के बाद, तो वहां पे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब कंप्लीटेड बिल्डिंग है या मैं लैंड सेल कर रहा हूँ, तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी मुझे पे करनी पड़ती है, वो जीएसटी के पर्व्यू के बाहर है। वहां पे स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को मिल जा रही है, तो उसने अलग से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है। दूसरी चीज, एक्शनेबल क्लेम पे कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लॉटरी और बेटिंग और गैम्बलिंग है, वहां पे जीएसटी चार्ज होगा, बट एक्शनेबल क्लेम पे नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किसी दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है, तो उसमें जीएसटी लागू नहीं होगा। वेयर हाउस गुड्स जो है, मतलब मैंने इंपोर्ट किया कहीं से और जो पोर्ट है वहीं पे मैंने वेयर हाउस करके रखा है और वहां से डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब वो इंडिया में तो आया ही नहीं, मैंने उसको क्लियरेंस लिया ही नहीं, तो वहां पे भी जीएसटी या कस्टम ड्यूटी जो भी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मेजर चीजें हमने कवर कर ली है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से इन चीजों पे भी कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब और भी कुछ चीजें हैं जिसपे अभी तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है, बट जीएसटी काउंसिल बाद में डिसाइड करके उस पर जीएसटी लागू कर सकती है। तो फर्स्ट चीज है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब जो शराब होती है उस पर अभी तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है। जो भी स्टेट का एक्साइज है या स्टेट का वेट है वो अभी उस पर लगता है। दूसरी चीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल कहा जाता है, नेचुरल गैस और एविएशन फ्यूल, जो मतलब हवाई जहाज में जो फ्यूल लगता है वो टर्बाइन फ्यूल, इन सारी चीजों में अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि इस पे जीएसटी लाना है, तब जाके वो लेके आएंगे। अब एक कंसेप्ट आया कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें साथ में बेची जाती है, इकट्ठा बेची जाती है एक कॉम्बिनेशन के रूप में। तो ये कंसेप्ट आया इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन में बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती है, गुड्स प्लस सर्विस, गुड्स प्लस गुड्स, सर्विस प्लस सर्विस, ऐसा हो सकता है। और ऐसा पॉसिबल है कि दोनों सर्विसेज का या दोनों गुड्स का या गुड्स या सर्विसेज का रेट अलग अलग हो, जीएसटी का रेट किसी का 18 हो, किसी का 28% हो, तो यहाँ पे कौन सा रेट चार्ज हो, इसकी वजह से कंसेप्ट लेके आया कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का। कंपोजिट सप्लाई मतलब जो नेचुरली बंडल्ड है, मतलब वो दोनों सेपरेट नहीं प्रोवाइड की जा सकती, वो साथ में ही कभी भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ऐसी चीजों में जो भी प्रिंसिपल आइटम होगी उसका जो जीएसटी होगा वो बाकी के आइटम पे भी चार्ज होगा, बाकी के आइटम पे वो सेम रेट अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बैटरी जो होती है हमारी वो हमेशा टॉर्च के साथ दी जाती है, तो जो टॉर्च पे टैक्स रेट है वही बैटरी पे चार्ज किया जाएगा, भले ही बैटरी का टैक्स रेट अलग से डिफाइन किया गया हो, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई बन रही है। दूसरा आता है मिक्स सप्लाई, तो दो सप्लाई, दो सर्विसेज को या गुड्स को इकट्ठा किया गया है, बट वो इकट्ठे होने के लायक नहीं, नेचुरली वो इकट्ठे नहीं है और उसको जानबूझ के इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स सप्लाई मान के जो भी स्पेसिफिक आइटम हमारे पास अवेलेबल है उसका अलग अलग जीएसटी का रेट चार्ज किया जाएगा। तो ये था हमारा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट। अब टैक्स लेवी कैसे किया जाएगा और कलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो टैक्स हमेशा किस पे लेवी होगा, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, मतलब जिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वैल्यू के साथ मैं ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा हूँ उस ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी का जो भी रेट होगा वो चार्ज किया जाएगा। अब रेट कैसे डिसाइड होंगे, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिए हैं रेट। गुड्स के लिए कुछ रेट है, सर्विसेज के लिए कुछ रेट है। तो गुड्स के लिए 3-4 तरह के रेट है, 0.25%, 3%, 5%, 12% एंड 18%, एंड हाईएस्ट जो स्लैब है वो 28% है। और एक्ट में डिफाइन किया गया है कि जो हाईएस्ट रेट होगा जीएसटी का वो 28% होगा। अब सर्विसेज के लिए भी रेट्स डिफाइन किए गए हैं, 5, 12, 18, 28, और इनको हमेशा अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो वो दो भागों में बटेगा, हाफ हाफ, मतलब जैसे 28% है तो 14% फॉर सीजीएसटी, 14% फॉर एसजीएसटी, इस तरह से उसको डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। अब यूनिट 2 में और फर्दर चीजें हम देखेंगे कि किस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा, किस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिफाइन होगा, ये सारी चीजें हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं, तो उसका वीडियो भी जल्द आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.